फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विकेंद्रीकृत योजना। तो इसमें विकेंद्रीकृत शब्द या फिर विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय विभिन्न स्तरों पर विभाजित किया जाए। यानी जो शासन है वो एक जगह सिमट कर ना रह जाए, बल्कि उसे अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया जाए, बांटा जाए, ताकि जो प्रत्येक कर्मचारी है उसकी संगठन में भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, या फिर प्रत्येक नागरिक की शासन में जो भागीदारी उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सब कार्य एक जगह संचालित ना होकर अलग अलग जगह से संचालित होते हैं। तो सभी निर्णय अपने अपने स्तर पर ही लिए जाते हैं, यानी इसमें जो भी जितने भी निर्णय होते हैं वो अपने स्तर पर ही लिए जाते हैं, और उनसे जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान भी उस स्तर पर हो जाता है। तो इसी विकेंद्रीकृत योजना के परिप्रेक्ष्य में भारत में 73वां संशोधन आया, 73वां संविधान संशोधन आया, जिसके द्वारा कि भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई गई। तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था अपनाई गई, जिसके तहत केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर योजना क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। यानी जो शासन होगा वो केंद्रीय स्तर पर अलग होगा, राज्य स्तर पर अलग होगा और स्थानीय स्तर पर अलग होगा। अर्थात कि जो स्थानीय स्तर पर विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं उनका निर्माण करना और उनका अंगीकार करना, निष्पादन करना, पर्यवेक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे वो अधिक लोकतांत्रिक एवं जिम्मेदार बने। यानी जो स्थानीय स्तर है, ग्रामीण स्तर है, उनको अपनी योजनाओं का निर्माण करने का और उनको लागू करने का पूरा हक दिया गया। किस तरह वो अपनी समस्याओं के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाते हैं और किस प्रकार से उनका हल निकालते हैं, अपनी समस्याओं को किस प्रकार से वो सुलझाते हैं और उनका किस प्रकार से हल निकालते हैं। यह इसलिए किया गया ताकि जो शासन है उसे बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक किया जा सके, ताकि जो प्रत्येक जनता उसकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, और इसके अलावा क्या है, और जो शासन है उसको ज़्यादा जिम्मेदार बनाया जाए, उसे ज़्यादा उत्तरदायी बनाया जाए। तो इन्हीं उद्देश्यों से भारत में विकेंद्रीकृत योजना के तहत 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि जो शासन है, शासन व्यवस्था है, उसे केवल केंद्र तक सीमित ना करके राज्य स्तर व स्थानीय स्तर पर भी इसका क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा जो विकेंद्रीकृत योजना से नौकरशाहों के खतरे, एकाधिकार की प्रवृत्ति और सूचना प्राप्ति में देरी, क्रियान्वयन में देरी, समय की हानि और सहभागिता में कमी जैसी समस्याएं कम हुई हैं। विकेंद्रीकृत योजना आने के बाद में क्या हुआ, जो हमारा लोक प्रशासन है, नौकरशाही है, उसका जो एकाधिकार का खतरा हो गया था, समाज में क्या है उनका एकाधिकार हो गया था, वो सभी चीज़ों पर अपना अधिकार जमाने लगे थे। तो इस प्रवृत्ति में से भी बहुत ज़्यादा कमी हुई है। कब से? जब से विकेंद्रीकृत योजनाएं आई हैं। तो इससे क्या है, हमें आसानी से जल्दी से सूचना प्राप्त हो जाती है, जो कि पहले बहुत देरी से होती थी। इनका सूचना को प्राप्ति जो हमें बहुत देरी से होती थी। इसके अलावा जो हमारे समय है उसकी जो हानि अब नहीं होती, और जो हमारी सहभागिता है, नागरिकों की सहभागिता है लोकतंत्र में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो विकेंद्रीकृत योजनाओं से हमें बहुत सारे लाभ मिले हैं, हमारी जो सहभागिता है वो शासन में ज़्यादा बढ़ गई है इसके द्वारा। तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा कि भारत में विकेंद्रीकृत योजनाओं को भी लागू कर दिया गया। इस योजना से कई स्तर पर योजना बनाने के लिए तर्कसंगत आधार प्राप्त होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ केंद्र स्तर पर या राज्य स्तर पर ही योजनाओं को लागू करते, बल्कि ग्रामीण अपने अपने स्तर पर अलग अलग अपनी योजनाओं को बना सकते हैं, क्योंकि सभी जगह अलग अलग समस्याएं होती है। प्रत्येक गांव की अपनी अपनी अलग समस्याएं होती है। कहीं पानी की समस्या होती है तो कहीं पे हॉस्पिटल की, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है। तो इस तरह से प्रत्येक गाँव अपनी समस्याओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान निकाल सकता है कि हमें किस प्रकार की जो सुविधाओं की आवश्यकता है, ताकि हम अपना विकास कर पाए। इसलिए इसके माध्यम से योजना अर्थपूर्ण हो गई है। क्या ये जो योजना है वो अर्थपूर्ण हो गई, मतलब इनका कुछ मतलब हो गया। अब ये जो ज़्यादा वर्क करने लगे और अधिक लोकतांत्रिक हो गई है और जनता की भावनाओं को अनुकूल बनाती है। यानी जो जनता की क्या क्या समस्याएं हैं उनके अनुकूल ये योजनाएं बनती हैं और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गई है। और इसके अलावा क्या है, ज़्यादा लोकतांत्रिक हो गई है। मतलब लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि जो सरकारी योजनाएं हैं और जो लोकतंत्र वो पूरी तरह से जनता के पक्ष में हो गया। जनता अपने हिसाब से कुछ भी करने के लिए फ्री है, मुक्त है पूरी तरह से। तो उस पर केंद्र का या राज्य का कोई भी दबाव नहीं है, तो वो अपनी समस्याओं को खुद भी सुलझा सकती है। इसमें जो प्रमुख है
प्रमुख पहलू बहुस्तरीय योजना भी है। ठीक है, तो इसमें बहुस्तरीय योजनाएं भी होती हैं। इसके अलावा आर्थिक विकास व सामाजिक विकास में विकेंद्रीकृत की भूमिका, यानी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में विकेंद्रीकृत जो योजनाएं हैं उनकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले क्या है, जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें बहुस्तरीय योजना 3 स्तर पर विभक्त है। यानी जो शासन व्यवस्था वो 3 स्तर पर विभक्त है, जो भारत में शासन व्यवस्था है। तो उसमें सबसे पहले खंड स्तर, यानी इस पर खंड के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाता है, उसके स्तर पर एक कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें अपनी अपनी समस्या लोग रखते हैं और बताते हैं, उसी के आधार पर उनका समाधान निकाला जाता है। इसके अलावा ग्राम स्तर पर भी होती है, ग्राम पंचायत के नाम से भी नहीं जाना जाता है। तो इसके स्तर पर जो गाँवों की समस्याएं हैं, ग्रामीण अपनी समस्याओं को वहाँ पर बताते हैं, वहाँ पे दर्ज कराते हैं, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा उनकी समस्याओं का हल निकाला जाता है और उन्हें तो त्वरित सामाजिक न्याय दिलाया जाता है। उनका आर्थिक विकास के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तीसरी है हमारी जिला स्तर। तो जिले के स्तर पर जितनी भी महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो इस पर लिए जाते हैं जिले स्तर योजना के तहत, जिला स्तर व्यवस्था के तहत। तो फिर से देखते हैं, एक तो होता है जो बहुस्तरीय योजना में 3 स्तर बताए। सबसे पहले खंड स्तर, ब्लॉक स्तर पर मतलब, दूसरा है ग्राम स्तर यानी ग्राम पंचायत, और तीसरा है जिला स्तर, जिला पंचायत। ठीक है, अब आगे हैं इनका योगदान क्या क्या रहा है हमारी जो व्यवस्था है उसको सुधारने में। तो सबसे पहले 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत, जो 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत विकेंद्रीकृत योजना के द्वारा ग्रामीण स्तर पर 29 विषयों के शहरी, ठीक है, और शहरी स्तर के 18 विषयों के क्रियान्वयन में विकेंद्रीकृत योजना की प्रमुख भूमिका हो सकती है। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें पूछा जा सकता है कि जो ग्राम पंचायत है उस पर कितने विषय हैं और जो शहरों के स्तर पर पंचायत है उसके कितने विषय, यानी नगर पालिकाओं को कितने विषय होते हैं। तो जो ग्रामीण स्तर पर है उनके 29 विषय, ये याद रखना, ग्रामीण स्तर पर 29 विषय हैं और नगर पालिका के स्तर पर यानी शहरी स्तर पर 18 विषय दिए गए हैं इसको विकेंद्रीकृत योजनाओं को। विकेंद्रीकृत योजनाओं की इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है अपनी समस्याओं को सुलझाने में, तो आपको ये याद रखना। तो इनके विषय कितने कितने, ग्रामीण स्तर पर 29 हो गए 29, और नगर पालिका स्तर पर या शहरी स्तर पर 18 विषय हो गए। अब आगे देखते हैं विभिन्न प्रकार के संसाधनों का संरक्षण व उनका अधिकतम उपयोग। ठीक है, यदि ग्राम स्तर पर कोई योजनाएं बनाई जाती है तो उसका क्रियान्वयन भी बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। सबसे पहले क्या, अगर हम ग्रामीण स्तर पर कोई भी योजना बनाते हैं तो क्या है, उसमें ग्रामीण पूरी तरह से जुट जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें भागीदारी निभाते हैं। तो क्या वो अपनी समस्याओं को जल्दी से जल्दी सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन वो इम्प्लीमेंट जल्दी हो जाती है और बेहतर तरीके से हो जाती है, और क्या है, उनसे जनता को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इस प्रकार के साधनों के द्वारा इनका अधिकतम उपयोग किया जाता, मतलब जो भी समस्याएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो बताकर उनका हल निकाल लिया जाता है जल्दी से जल्दी। तो इस तरह से इनका क्रियान्वयन बहुत अच्छा होता है। आगे क्या, सामाजिक अंकेक्षण उन योजनाओं का हो सकता है जिनका निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर होता है। यानी सामाजिक अंकेक्षण का मतलब है सोशल ऑडिट, केवल उन योजनाओं का हो सकता है। किन किन योजनाओं का हो सकता है, जिनका निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन स्थानीय स्तर पर होता है, यानी ग्राम पंचायत स्तर पर जिनका मूल्यांकन होता है, जिनका निर्माण होता है, जिन योजनाओं को लागू किया जाता है उनका जो मूल्यांकन है या फिर उनकी जो सोशल ऑडिट है वो इन्हीं योजनाओं की, इनके माध्यम से हो सकती है, स्पेशली ग्राम पंचायत में। इसके अलावा भारतीय समाज की अनेक समस्याएं, हमारा जो समाज है ग्रामीण समाज, उसमें बहुत सारे आज के टाइम में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि बाल विवाह हो गया, मृत्यु भोज हो गया, स्पर्शता हो गया, शोषण, इनका समाधान स्तर पर चुनी हुई सरकार द्वारा हो सकता है। यानी ये जो समस्याएं हैं, भारत जितने विशाल देश में जो केंद्रीकृत योजनाओं के द्वारा इसका संपूर्ण विकास करना बिल्कुल असंभव है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ प्लस की जनसंख्या में केंद्र सरकार एक एक व्यक्ति तक अपनी पहुंच नहीं बना पाती। इसलिए क्या है, इसमें अलग अलग स्थानीय स्तर पर प्रशासन दे दिया गया है ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सके। हमारे यहाँ पे बहुत सारी समस्या, जैसे कि बाल विवाह प्रथा हो गया,
और मतलब छोटी उम्र में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, जिससे कि उनका फ्यूचर पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और वो मतलब बहुत सारी, एक तो हेल्थ इश्यूज से जो हेल्थ इश्यूज है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा भी उनका जो मानसिक स्तर है वो बहुत ख़राब हो जाता है। इसके अलावा जो मृत्यु भोज है, जैसे ग्रामीण एरियाज़ में जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर कुछ दावत वगैरह देते हैं, इसे मृत्यु भोज कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। एक तो वहाँ पर उनका जो व्यक्ति है उसकी मौत हो गई, प्लस जो बाहर के लोग हैं उनकी दावत भी की जाती है। तो इससे क्या है, जो परिवार है उस पर डबल बोझ पड़ता है। एक तो वो अपना व्यक्ति खो चुका, अपना घर का जो सदस्य खो चुका, फिर से उसे क्या है, उसे मतलब पैसे से भी, अपने पैसे की भी उसकी हानि होती है। इसके अलावा अस्पृश्यता, यानी जो हमारे समाज में आज भी अस्पृश्यता का अंत पूरी तरह से नहीं हुआ है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। और शोषण, इसके अलावा शोषण भी आज के समय में हमारे ग्रामीण समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो इनके स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो सरकार चुनी गई है वो अपने अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकालती है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है अपेक्षा है, बहुत ज़्यादा अच्छी अवधारणा है। आगे है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास के लिए नीतियाँ, कानून और कार्यक्रम का स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य योजनाओं के मिलाने से अधिक फलदायी परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी जो सामाजिक परिवर्तन के लिए, सोशल चेंजेस के लिए और आर्थिक विकास के लिए जो भी नीतियाँ होती है, जो भी कानून होते हैं और जो भी कार्यक्रम बनाए जाते हैं, वो अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए, यानी नागरिकों की क्या क्या आवश्यकता है, किस प्रकार के उनको कानून की आवश्यकता है, किन वस्तुओं की आवश्यकता है और किस तरह के कार्य होने चाहिए उनके विकास के लिए। तो इस तरह से वो अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर बताकर अपने अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन कराते हैं। उनके अनुरूप योजनाएं फिर बन जाती हैं, जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और ये काफ़ी अच्छी जो उनके लिए अच्छा रहता है। तो ये तो हो गया हमारा विकेंद्रीकृत योजना। आगे हमारा स्थानीय प्रशासन। अब है हमारा स्थानीय प्रशासन। तो स्थानीय प्रशासन क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन है उनका जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। कौन है ये आप नोट करेंगे इस वाले फैक्ट को, लॉर्ड रिपन। तो ये भारत में स्थानीय प्रशासन के जनक इनको माना जाता है और इन्होंने 1882 में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय शासन के लिए कुछ प्रावधान किए थे। कब किए थे इन्होंने, 1882 में, 1882 में इन्होंने कुछ स्थानीय प्रशासन के लिए कुछ जो है प्रस्ताव पारित किए थे और बताया था कि कितना महत्वपूर्ण है ये जो स्थानीय प्रशासन है, लोग अपना प्रशासन खुद चलाए, अपना शासन खुद चलाए। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया था इन्होंने। तो पंचायती राज भी स्थानीय प्रशासन के तहत ही आता है। इसका मतलब है कि विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर आधारित ही स्थानीय शासन की एक ऐसी प्रणाली जिसमें कि व्यक्ति स्वयं जिम्मेदारी लेते हुए विकास की, यानी इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है जो मतलब वो अपने विकास की खुद ही जिम्मेदारी लेता है कि हम अपना विकास खुद करेंगे, इसलिए हमें कुछ शक्तियाँ प्रदान की जाए। तो इसका सिद्धांत है, विकेंद्रीकरण सिद्धांत क्या है, स्थानीय शासन हो, यानी लोगों का अपना खुद का शासन हो। इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज की स्थापना की गई थी। तो यह स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की पहल और साझेदारी द्वारा ग्राम विकास की स्थानीय व्यवस्था की एक प्रणाली भी है। यानी स्थानीय स्तर पर क्या है, प्रशासन में लोगों की पहल, लोगों को खुद का प्रशासन होना चाहिए और प्रशासन में लोगों की साझेदारी को सुनिश्चित करता है, जिससे कि ग्राम विकास की स्थानीय व्यवस्था की एक प्रणाली होती है। मतलब ग्राम का भी खुद का विकास होता है इस व्यवस्था के तहत। आगे इसमें भारतीय परिवेश में प्राचीन समय से ही पंचायती राज का भौतिक भाव देखा जा सकता है। यानी अगर बात करें पंचायती राज की तो ये माना जाता है, इसका जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो 73वें संविधान संशोधन के तहत मानी जाती है, बल्कि इसका जो हमारा जो परिवेश में, भारतीय परिवेश में इसे बहुत पहले से ही देखा जा सकता है, बहुत पहले भी इसे हम देख सकते हैं, प्राचीन काल से ही ये चली आ रही है प्रथा। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत लेकिन कानूनी रूप से क्या है, इसकी स्थापना जो हुई है वो स्वतंत्रता के बाद में हुई है।
मतलब चली तो बहुत पहले से आ रही है, लेकिन विधिवत रूप से कानूनी रूप इसे दिया गया स्वतंत्रता के बाद में, अर्थात 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यानी जो पंचायती राज है इसकी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तब से क्या हो गया, जो प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक शहर है, उनका अपना खुद का शासन होगा और वो अपने खुद के शासन की जिम्मेदारी लेते हैं और वो अपनी समस्या को खुद देखेंगे और उनके लिए खुद ही समाधान निकालेंगे और अपने अपने लिए अलग ही निर्णय लेंगे, अपने लिए अलग अपने आप ही निर्णय करेंगे। तो इसे बोलते हैं हम स्थानीय प्रशासन। आगे इसमें अब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब है, वैदिक काल से ही व्यवस्था देखने को मिलती है हमारे देश में। क्या, वैदिक काल से ही इस व्यवस्था को देखा जा सकता, बहुत पहले से ही। आपने महाभारत में भी देखा होगा। तो क्या है, अलग अलग गाँवों के अलग अलग मुखिया होते थे, ठीक है। तो वो अपना शासन चलाते थे, मतलब राजा को बता देते थे कि हमारे यहाँ पर ये समस्या है, तो राजा उनको ये शक्ति प्रदान करता था कि वो अपने गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं बना सकता है और उनका मतलब क्या क्या समस्या है उनको बारे में बताकर उनके समाधान भी निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा आपने काफ़ी देखा होगा कि गाँवों में चौधरी हुआ करते थे। तो चौधरियों का क्या काम था कि गाँव की समस्याओं को केंद्र स्तर पर पहुँचाकर उनका कुछ समाधान निकलवाना। तो इस तरह से ये वैदिक काल से ही व्यवस्था देखने को मिलती है, बिल्कुल अभी नई नहीं है, लेकिन कानूनी रूप जो मिला इसे वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मिला है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहली जो समिति वो कब बनी थी। तो ये बलवंत राय मेहता थे, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम को समीक्षा करना था। बलवंत राय मेहता थे, उनकी अगुवाई में एक समिति का निर्माण किया गया। तो इसका जो प्रमुख कार्य था वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना। किसकी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की समीक्षा करना। तो उन्होंने जब इसकी समीक्षा की तो उन्होंने पाया कि स्थानीय स्तर पर लोगों की सहभागिता बहुत ज़्यादा कम है। यानी स्थानीय स्तर पर जो लोगों का प्रशासन है उसमें लोगों की सहभागिता बहुत कम है। यानी सिर्फ वो ऊपरी सतह पर ही रह जाता, जो शासन है वो पूरी सतह पर रह जाता है और लोगों को उसका कोई लाभ नहीं मिलता। सरकार की योजनाओं का लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जो हमारा देश है, हमारे जो गाँव है वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए यह कार्यक्रम सफल नहीं हुआ था। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसमें लोगों को सामुदायिक जो विकास है वो नहीं प्राप्त हो पाया था और इसमें लोगों की सहभागिता भी नहीं हो पाई थी। तो इसलिए पूरी तरह से विफल हो गया था। इसके बाद में ये अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। मतलब इसके बाद में क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को नेहरू जी ने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था इसका, वो राजस्थान के नागौर जिले में किया था। कहाँ पर, नागौर, ये नागौर है यहाँ पर। तो नागौर जिले हैं, उसमें सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना हुई थी, पंचायती राज शासन की स्थापना हुई थी। तो आप ये याद रखना कि कहाँ पर सबसे पहले किया गया और ये डेट भी याद रखना कब किया गया था। ये 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है। और किसके द्वारा, ये नेहरू जी के द्वारा किया गया था। किस लिए, ये गांधी जी के जन्म दिवस पर किया गया था, ठीक है, क्योंकि उन्हीं का नारा था कि स्थानीय शासन होना चाहिए। उसी समय आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज प्रारंभ किया गया। इसके बाद में राजस्थान के बाद में आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज की स्थापना की गई, वहाँ पर भी इसे प्रारंभ किया गया। इसके अलावा अशोक मेहता समिति आई थी, ये आई थी 1977 में। तो इन्होंने पंचायती राज से संबंधित 129 सिफारिशें दी थी। मतलब सरकार को इन्होंने 132 सिफारिशें दी थी, 132 सिफारिशें इन्होंने दी थी पंचायती राज से संबंधित। और ये अशोक मेहता समिति आई थी ये 1977 में। तो नेट में इस तरह के एग्जाम पूछ लिए जाते हैं, पहले एक समिति दे दी जाती है, दूसरी साइड जो उसके कुछ ईयर दे दिए जाते हैं, तो आपको मैचिंग करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान से देखना, ठीक है। और आप ये नोट डाउन भी करते चलिए। इसके बाद में आता है पंचायत में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था। अशोक मेहता समिति के द्वारा क्या हुआ था, इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया था। किसमें, पंचायत में। तो इसमें एक तो जिला स्तर पर बताया गया था और दूसरा मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर, ठीक है। जिला स्तर पर बताया था इन्होंने जिला पंचायत होनी चाहिए और मंडल स्तर पर बताया था मंडल पंचायत के बारे में। तो इन्होंने जो ये अशोक मेहता समिति, इन्होंने इसके बारे में काफ़ी जो सुझाव दिए थे और इनकी 132 सिफारिशों में ये कुछ हैं, जिसमें कि इन्होंने द्विस्तरीय शासन प्रणाली लागू करने के लिए कहा था। एक तो
जिला स्तर पर, दूसरी मंडल स्तर पर। जिला स्तर वाली ये क्या होगी, जिला पंचायत, और मंडल स्तर वाली ये हो जाएगी मंडल पंचायत। इनकी जो दूसरी सिफारिश थी, इन्होंने बताया था कि चुनाव का संचालन राज्य द्वारा निर्धारित आयोग द्वारा किया जाना चाहिए। यानी जो पंचायत में, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, इनमें जो चुनाव होते हैं वो राज्य द्वारा निर्धारित आयोग द्वारा, यानी जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो ही इनके चुनाव वगैरह कराएगा। ओके, तो इसमें जो हमारे केंद्र का मुख्य जो निर्वाचन आयोग है वो नहीं कराएगा, बल्कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है वो इसके चुनाव कराता है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो जिला पंचायत के या मंडल पंचायत के या फिर ग्राम पंचायत के चुनाव कौन सी संस्था कराती है, इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। कौन कराता है इसके चुनाव, राज्य निर्वाचन आयोग। तो आपको ये याद रखना है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आगे इसमें राजनीतिक दलों को पंचायत के चुनाव में भाग लेना चाहिए, यानी जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इसमें पंचायतों में भाग लेना चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके बारे में जागरूक हो और इनका क्रियान्वयन और भी बेहतर तरीके से किया जा सके। आगे इसमें जो जिला अधिकारी है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होनी चाहिए। जो डीएम होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट का, उसकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। ये नहीं कि वो बिल्कुल अलग थलग रहे, इससे बिल्कुल अनजान रहे, बल्कि अगर वो जुड़ेगा तो इससे क्या है, लोगों का उसमें विश्वास बढ़ेगा, प्रशासन में विश्वास बढ़ेगा कि प्रशासन भी हमारे शासन में ही है, प्रशासन भी हमारे शासन का ही हिस्सा है। इस तरह से लोगों की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका बढ़ेगी। अब आगे है GV.K. राव समिति। ठीक है, GV.K. राव समिति ये 1985 में आई थी। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि जो पंचायत स्तर है या फिर स्थानीय शासन वो 4 स्तर पर, चतुर्थ स्तरीय बताया था इन्होंने, 4 स्तर पर इन्होंने इसकी सिफारिश की थी। अच्छा, ये जो अशोक मेहता समिति है, इन्होंने बताया था कि जो शासन होना चाहिए वो 2 स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, जिला स्तर पर और मंडल स्तर पर। जबकि जो ये GV.K. राव समिति है, ये जो 1985 में आई थी, इन्होंने बताया था कि शासन कितने स्तर पर होना चाहिए, 4 स्तर पर इन्होंने शासन को बताया था। आगे इसमें ग्रामीण विकास और गरीबी दूर करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। जो ग्रामीण स्तर पर बहुत ज़्यादा गरीबी फैली हुई थी और अव्यवस्था फैली हुई थी, तो इसको बढ़ाने के लिए, अव्यवस्था को सही करने के लिए और गरीबी को कम करने के लिए, और जो ग्रामीण स्तर का विकास उसको बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारे, इस समिति के द्वारा बहुत सारे सुझाव दिए गए थे। ठीक है, और इसी के लिए इस समिति को मतलब कि यह निगरानी करने के लिए, समीक्षा करने के लिए कि हमारे जो व्यवस्था उसमें क्या क्या कमियां रह गई है, हमारे ग्रामीण एरिया जो है, ग्रामीण क्षेत्र वो विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस समिति को जो है गठन किया गया था। इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें इसने अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। ठीक है, तो इन्होंने बाद में अपनी रिपोर्ट सौंप दी, वो केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को इन्होंने अपनी रिपोर्टें सौंप दी। उसमें इन्होंने बताया था कि जो शासन व्यवस्था वो किस प्रकार से होनी चाहिए। इन्होंने बताया था कि 4 स्तर पर होनी चाहिए, नहीं 4 स्तर बताए थे। सबसे पहले बताया था एक तो राज्य स्तर पर होनी चाहिए, क्या है, राज्य स्तर पर बताया था इन्होंने। उसके बाद है राज्य स्तर पर राज्य परिषद होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद बताया, उसके अलावा मंडल स्तर पर मंडल पंचायत के बारे में कहा, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की सिफारिशें दी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। राज्य स्तर पर क्या होना चाहिए, राज्य परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन की इन्होंने सिफारिशें की थी। किसके द्वारा, ये GV.K. राव समिति के द्वारा। तो इन्होंने 4 स्तरीय प्रशासन की, 4 स्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था की सिफारिशें की थी, राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत और ग्राम सभा के गठन की। ठीक है, अब आगे इसमें राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली राशि को निर्धारित करने का काम वित्त आयोग को दिया जाना चाहिए। यानी जो राज्य सरकार पंचायतों को कितनी राशि देती है, उनके विकास के लिए कितना धन देती है, इसका निर्धारण अब राज्य सरकार ना करके बल्कि वित्त आयोग करेगा कि ग्रामों को उनके अकॉर्डिंग, उनके कार्य के अनुरूप, उनकी समस्याओं के अनुरूप कितना धन दिया जाना चाहिए। यह निर्णय कौन करेगा, वित्त आयोग, इस समिति के सिफारिश के अनुसार। तो ये कहती है, ये हो गई GV.K. राव समिति। अब आगे है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, सिंघवी समिति करके नाम आता है। 1986 में ये समिति आई थी। तो इस समिति के अनुसार क्या क्या थी,
तो इस समिति ने स्थानीय स्वशासन को वैधता प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य में पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था कि जो प्रत्येक गांव में अपना खुद का शासन होना चाहिए, पंचायती राज के माध्यम से खुद का स्वशासन होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, उसे कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार को कहा था और राज्य स्तर में पंचायती राज के गठन की सिफारिश की थी। ठीक है, इसके बाद में साथ ही ग्राम प्रधान नीति को अधिक प्रभावी करने की सिफारिश की थी कि मतलब जो ग्रामों में ग्राम प्रधान नीति होती है उसको ज़्यादा अधिक प्रभावी करने के लिए इसने सिफारिश की थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको जो समिति है उनको देख लेना और वो किस साल में बनी थी उनको देख लेना, और उन्होंने पंचायत से संबंधित कौन कौन से सुझाव दिए थे, कौन कौन सी सिफारिशें दी थी, तो ये आप ये भी देखना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।